हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, कैटेलाइज्ड एंड कैटेलाइसिस, यानी कि उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये यूनिट सेकंड है कैटेलाइसिस एंड पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। कैटेलाइज्ड एंड कैटेलाइसिस। ओके सर, ओके सर, ठीक है। कैटेलाइज्ड, फोकस करना लाइन में बेटे ठीक से। कैटेलाइज्ड एंड कैटेलाइसिस, ओके, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। कैटेलाइसिस, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ये उत्प्रेरक होता है और इसको बोलते हैं हम उत्प्रेरण, ठीक है। कैटेलाइज्ड को हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं और कैटेलाइसिस को हिंदी में उत्प्रेरण कहते हैं। चलिए, आखिर उत्प्रेरक की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, यानी कि इस कैटेलाइज्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम था वर्जीलियस, और उस वर्जीलियस साइंटिस्ट ने सबसे पहले कैटेलाइसिस शब्द का यूज़ करा। पहले नंबर पे मैं यही लाइन लिखने वाला हूँ, ठीक है, यही लाइन लिखने वाला हूँ कि सन 1835 की बात थी। 1835 में, ठीक है, सन 1835 में किसने? वर्जीलियस ने। ओके सर, ओके, वर्जीलियस ने, ठीक है, पहली बार, ठीक है, कैटेलाइज्ड, लाइन पे ध्यान देना, कैटेलाइसिस शब्द का यूज़ किया, शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने यूज़ किया था, प्रयोग किया। और पता है, इनका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, यानी कि सन 1835 में वर्जीलियस ने पहली बार कैटेलाइज शब्द का प्रयोग किया। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो पोटेशियम डाइक्लोरेट होता है ना, उसको जब इन्होंने गर्म करा 360 डिग्री सेल्सियस पे, तो इन्होंने देखा कि यार धीरे धीरे ऑक्सीजन मिल रही है। फिर इनके मन में एक विचार आया, बोला यार कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ डाले जाएं जिससे इसका वेग थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी कि हमें बहुत कम समय में ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाए। हर किसी का उद्देश्य यही होता है, कम समय में ज़्यादा लाभ प्राप्त करना, यानी कि लागत कमाए और लाभ ज़्यादा हो। हर किसी बंदे का यही पर्पस होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो जब इन्होंने देखा कि यार ऑक्सीजन बड़ी धीरे धीरे बन रही है, तो इन्होंने क्या काम करा, उसमें मैंगनीज ऑक्साइड डाल दिया, MnO2 डाल दिया थोड़ा सा। अब जब इन्होंने मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला, तो इन्होंने देखा कि अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। जहाँ पे आपको बूंद बूंद कर करके ऑक्सीजन गैस, यानी कि जहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होनी शुरू हो गई। ये खेल था किनका? कैटेलाइज्ड, यानी कि किनका? वर्जीलियस का। फॉर एग्जाम्पल देखो ठीक से, यानी कि इन्होंने करा कुछ नहीं था, इन्होंने क्या करा था, एक रिएक्शन पकड़ी, पोटेशियम डाइक्लोरेट 2KClO3, और इसको इन्होंने गर्म कर दिया, इसको इन्होंने हीट कर दिया, ठीक है, हीट कर दिया। और जब हीट कर रहे थे तो ये बनेगा 2KCl प्लस 3O2, ये तो बनेगा, बैलेंस कर लो, यही बैठेगा हमारा। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन मिल रही थी। फिर इनके माइंड में विचार आ गया, बोला यार चलो इसमें MnO2 डाल दो, मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला दो। अब जैसे ही इन्होंने मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाया, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, मतलब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होना स्टार्ट हो गई। ये बड़े खुश हो गए, बोले यार मज़ा आ गया, अब तो क्या अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगी। अब इन्होंने देखा कि यार मैंगनीज डाइऑक्साइड ने अभिक्रिया का वेग तो बढ़ा दिया, लेकिन स्वयं यानी कि अपने आप मैंगनीज डाइऑक्साइड में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ, इसका रासायनिक संगठन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, बस चेंज हुआ तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देखने में कैसा था और जब इसको बाहर निकाला गया तो देखने में कैसा था। यानी कि इसके भौतिक गुण चेंज हो गए, जैसा रंग रूप चेंज हो सकता है, लेकिन कभी भी इसका द्रव्यमान और रासायनिक संगठन चेंज नहीं हो सकता। तो इन्होंने, वर्जीलियस ने इस चीज़ को बोल दिया कि यार ये उत्प्रेरक है, और इस घटना को बोला इन्होंने उत्प्रेरण। क्या बोल दिया इस घटना को? इन्होंने उत्प्रेरण। बोले कि यार बड़ा अजीबोगरीब चीज़ है, बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है यार, वेग भी बढ़ा रहा है और स्वयं अभिक्रिया में भाग भी नहीं ले रहा, जैसा है वैसे के वैसे निकल कर आ रहा है। हाँ, रंग रूप चेंज हो सकता है, और यही पदार्थ क्या होते हैं? हमारे उत्प्रेरक होते हैं। बोलते नहीं है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, बस वही वाला हिसाब होता है। काम भी कर गया और कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा इस पर।
तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, आप लिख सकते हो यहाँ पर भाई थोड़ी सी कहानी लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि पेपर में लिख के आना आपको बड़े पेपर में आ गया तो लिख के आना सही करके। तो आप लिख सकते हो कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, किसको बेटे, पोटेशियम क्लोरेट को, ओके सर, ओके ओके ओके, KClO3 को, ठीक है सर, पोटेशियम क्लोरेट को, यानी कि क्लोरेट को क्या करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर, ठीक है बेटा, गर्म करने पर, ठीक है, क्या मिलता है हमारा, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, ओके ओके। ऑक्सीजन O2 धीरे धीरे मिलती है, O2 जो है ना बेटा वो धीरे धीरे मिलती है, ओके सर, ओके, धीरे धीरे प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, ठीक है, धीरे धीरे प्राप्त होती है, ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाने पर, मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाने पर, ज़रा लाइन पे ध्यान देना बेटे, मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाने पर, ठीक है, O2 तेजी से बनती है, तेजी से बनती है, ओके, O2 तेजी से बनती है। अतः यहाँ पर जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है ना, MnO2 एक उत्प्रेरक का काम करता है, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। आप लिख सकते हो अपने पास से, करता है। देखो कितनी इजी लैंग्वेज में लिखवाने वाला हूँ तुम्हें, समझ जाओगे आराम से, घबराओ मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, डरना बिल्कुल मना है, ठीक है। यानी कि और यहाँ पे टेम्परेचर आप लिख सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया जाता है यहाँ पे, और आपकी मर्जी है, लेना चाहो लेना, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो KClO3 को गर्म करने पर O2 धीरे धीरे प्राप्त होती है, MnO2 मिलाने पर O2 तेजी से बनती है, अतः MnO2 एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब बात यह आती है कि यार सच में ये कैटेलाइज्ड होते क्या हैं, कैटेलाइज्ड ये होते क्या हैं। अब बात यहाँ ये आ गई, जल्दी बताओ ये कैटेलाइज्ड होते क्या, इसकी रियल परिभाषा क्या होगी कैटेलाइज्ड की। तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित करते हैं परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, और अभिक्रिया के अंत में इनके द्रव्यमान और संगठन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ये परिभाषा बनाकर लिख सकते हो, मर्जी है आप लोगों की, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, तो मैं जो परिभाषा लिख पा रहा हूँ उस पर फोकस करना, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ बेटे, ऐसे पदार्थ, ठीक है सर, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया का वेग, जो रिएक्शन का जो वेग होता है ना, जो अभिक्रिया का वेग, जो रिएक्शन का वेग, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभिक्रिया का वेग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित करते हैं, ठीक है बेटे, करते हैं, परंतु स्वयं, लाइन पे फोकस करो, परंतु स्वयं रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टिसिपेट, चलो मैं भाग लेता हूँ, परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, ओके, भाग नहीं लेते हैं, कैटेलाइज्ड कहलाते हैं, कैटेलाइज्ड कहलाते हैं, ओके। तथा इस घटना को हम क्या बोलते हैं भाई, तथा इस घटना को कैटेलाइसिस कहते हैं, तथा इस घटना को, ओके सर, कैटेलाइसिस कहते हैं। बताओ ज़रा क्या ये समझ में ना आया। तो एग्जाम्पल थ्रू मैंने इसको स्पष्ट कर दिया कि ऐसे पदार्थ जो रिएक्शन का वेग परिवर्तित करते हैं, जो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित करते हैं परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु स्वयं रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, कैटेलाइज्ड कहलाते हैं। तथा इस घटना को हम क्या बोलते हैं, कैटेलाइसिस कहते हैं। उत्प्रेरक का द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन मैं इस चीज़ को इसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखवाऊंगा, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैटेलाइसिस, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, ओके सर, ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैटेलाइज्ड, ध्यान देना, कैटेलाइज्ड। तो कैटेलाइसिस जो होता है ना, जो कैटेलाइसिस है ये वाला, ये घटना होती है अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होने की। कैटेलाइज्ड तो अभिक्रिया का वेग बदल देता है, चाहे बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन इस घटना को, यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ना, अभिक्रिया का वेग बढ़ाना या घटाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कैटेलाइसिस कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर इसका जो आता है वो आप खुद से भी लिख सकते हो अपना आप। देखो, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। उत्प्रेरक, अगर सोच रहे हो कि यार ये रिएक्शन नहीं हो रही है और इसमें मैं कोई उत्प्रेरक मिला दूं तो हो जा, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, ये सिर्फ अभिक्रिया का वेग बदलते हैं, या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे। जहाँ अभिक्रिया स्लो हो रही है उसको तेज कर देंगे, जहाँ फास्ट हो रही है उसको स्लो कर देंगे। इतना काम ये उत्प्रेरक का होता है। अभिक्रिया को बढ़ाना, यानी कि अभिक्रिया को प्रारंभ करना, ख़त्म करना, इनके बस की बात नहीं होती है। तो
उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। पहला जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो यही होती है, यानी कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया को, किसको, अभिक्रिया को, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। लाइन पे फोकस करना, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। ओके सर, ओके, नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका जो सेकंड नंबर मेरे दोस्तों आता है वो ये आता है कि उत्प्रेरक यानी कि जो उत्प्रेरक होते हैं उनका द्रव्यमान और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ध्यान देना, उत्प्रेरक का, उत्प्रेरक के, उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का द्रव्यमान, ठीक है बेटा, उत्प्रेरक का द्रव्यमान तथा संगठन, संगठन जैसे बना है वो में कोई परिवर्तन नहीं होता, में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, लाइन पे फोकस करना बेटे, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नहीं होता। ठीक है सर, मान गए आपको भी। थर्ड नंबर सर बता दो कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक का द्रव्यमान तथा संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बट फिर भी उत्प्रेरक की जो कैटेलाइस्ट होता है, कैटेलाइस्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, यानी कि भौतिक गुण बदल जाते हैं, रंग रूप आकार वो बदल जाता है। ठीक है, यानी कि कैटेलाइस्ट, ठीक है सर, कैटेलाइस्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइन पे ध्यान देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ओके सर, ओके ओके ओके, वेरी गुड। उत्प्रेरक की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ओके सर, फोर्थ नंबर सर कुछ अभी बताते हैं, जरा ध्यान दो बेटे। चलो, उत्प्रेरक की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दी आपने। देखो, जितने भी कैटेलाइज्ड होते हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, जैसा बोलते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन, आगे की ओर भी होती है और पीछे की ओर भी होती है। दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो, दोनों के वेग समान रूप से परिवर्तित करता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, यानी कि कैटेलाइज्ड, कैटेलाइज्ड, ठीक है, कैटेलाइज्ड जो होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड, तथा बैकवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड रिएक्शन। ओके सर, रिएक्शन के वेग को समान रूप से चेंज करता है, चेंज करता है। ठीक है भाई, परिवर्तित करता है। ओके ओके सर। अच्छा, फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर देखो इसका ये होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के उत्पाद में कोई चेंज नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि यार यहाँ अगर देख रहे हो कि यार यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन रही है और पोटेशियम क्लोरेट यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड बन रहा, तो अगर मैंने कोई दूसरा उत्प्रेरक मिला दिया और उत्पाद हमारा चेंज हो जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। यानी कि जो उत्पाद अभिक्रिया में बनना है वही उत्पाद बनेगा। अगर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटेगा तो उत्प्रेरक की प्रेजेंट में भी ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ही टूटेगा, ये चेंज नहीं होने वाले हैं, कभी प्रोडक्ट चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक कभी भी उत्पाद चेंज नहीं करता, यानी कि कैटेलाइज्ड, ठीक है, रिएक्शन के, कैटेलाइज्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट को, कैटेलाइज्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते। कैटेलाइज्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते हैं। और भी कितने हो गए? 5 नंबर। और भी बहुत सारे गुण होते हैं इसके, और इतने गुण काफ़ी हैं। ठीक है, इतने गुण लिखे हुए पेपर में काफ़ी हैं। केवल मैंने ये कैटेलाइज्ड से संबंधित जितने भी प्रॉपर्टीज थी वो लिखवा दी। अब कैटेलाइज्ड क्या होता है, ठीक है, और कैटेलाइसिस क्या होता है, ये आप इस अब तक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ कैटेलाइज्ड, तो जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। तो हो गया यहाँ तक। चलिए साहब, अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ कैटेलाइज्ड। ओके, चलिए, टाइप्स ऑफ कैटेलाइज्ड। ठीक है सर, डाल दो हेडिंग, टाइप्स ऑफ कैटेलाइज्ड। ठीक है भैया, लो कैटेलाइज्ड। अच्छा सर, अब ये कैटेलाइज्ड के प्रकार, भैया उत्प्रेरक 4 प्रकार का होता है, याद कर लो ठीक से।
पहला होता है पॉजिटिव कैटेलाइज्ड और दूसरा होता है नेगेटिव कैटेलाइज्ड और थर्ड होता है आपका ऑटो कैटेलाइज्ड एंड फोर्थ होता है आपका इंड्यूस्ड कैटेलाइज्ड। ठीक है, 4 प्रकार का उत्प्रेरक होता है। चलिए यहाँ लिखवा दे रहा हूँ मैं, यानी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैटेलाइज्ड। ठीक है, यानी कि कैटेलाइज्ड 4 प्रकार का होता है। ओके सर, कैटेलाइज्ड 4 प्रकार का होता है। अच्छा ठीक है सर, चलो लिख दो आप, 4 प्रकार का होता है। कैटेलाइज्ड 4 प्रकार का होता है। ठीक है सर, कौन कौन सा होता है? होता तो है सर, पर होता कौन सा? तो पहले नंबर पर आता है पॉजिटिव। कौन सा आता है बेटे? पॉजिटिव कैटेलाइज्ड। ओके, कैटेलाइज्ड। ठीक है भैया, चलिए इसके बारे में हम वर्णन कर लेते हैं। पहले नंबर पे कौन सा है मेरे पास? पॉजिटिव कैटेलाइज्ड। तो पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो ना आप? पॉजिटिव कैटेलाइज्ड क्या होते हैं? कुछ नहीं, बस सिंपल सी परिभाषा लिखनी है इनकी कि 1 या 2 एग्जाम्पल दे दियो काफ़ी है, क्योंकि एग्जाम्पल मैन है। तो ऐसे कैटेलाइज्ड जो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं, अरे ऐसे कैटेलाइज्ड जो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं पॉजिटिव कैटेलाइज्ड कहलाते हैं। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कैटेलाइज्ड यानी कि कैटेलाइज्ड 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटेलाइज्ड ऐसे कैटेलाइज्ड जो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं पॉजिटिव कैटेलाइज्ड कहलाते हैं। लिख लोगे परिभाषा। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटेलाइसिस कहते हैं। यानी कि ऐसे कैटेलाइज्ड, देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना बेटे, ऐसे कैटेलाइज्ड, ओके ओके ओके, ऐसे कैटेलाइज्ड, ओके, जो रिएक्शन का वेग यानी कि जो अभिक्रिया का वेग, ठीक है, जो रिएक्शन का वेग क्या कर देते हैं? वेग बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है सर, बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव कैटेलाइज्ड कहलाते हैं। अरे छोटी सी परिभाषा है, आराम से याद कर लोगे, कहलाते हैं। ओके, तो ऐसे कैटेलाइज्ड जो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं पॉजिटिव कैटेलाइज्ड कहलाते हैं। तथा इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इस घटना को पॉजिटिव कैटेलाइसिस कहते हैं। पॉजिटिव कैटेलाइसिस कहते हैं। ओके सर, ओके कहते हैं। यार कितनी सिंपल सी परिभाषा, आराम से आप कवर कर लोगे। अब देखो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 एग्जाम्पल दे दो, मर्जी है आपकी, दे दें 1 या 2 एग्जाम्पल। चलिए देखो देते हैं। तो सबसे पहला आता है हेबर विधि में अमोनिया का निर्माण। आपने पढ़ा होगा, हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण। अगर आपने पढ़ रखा तो आपका काम हो जाएगा, समझ जाओगे इस चीज़ को। तो आप लिख सकते हो यहाँ से हेबर प्रोसेस द्वारा, यानी कि हेबर प्रोसेस, अरे दी हेबर मेथड लिख दियो, हेबर मेथड से अमोनिया का निर्माण। ठीक है, अमोनिया का निर्माण। ठीक है, चलिए इसमें जो एग्जाम्पल यूज होता है ना, वो जरा थोड़ा ध्यान देना। यह है N2 + 3H2 चेंज टू। फोकस करने बेटे लाइन पर। जो इसमें कैटेलाइज्ड होता है वो होता है Fe, और ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, और बनता क्या है? 2NH3। क्या बना बेटे? अमोनिया बना। तो यहाँ पे Fe क्या है? जो ये Fe है ना, Fe जो तुम्हें दिखाई दे रहा है साफ साफ क्लियर एकदम, ये जो Fe है यही है हमारा पॉजिटिव कैटेलाइज्ड। और मेरे ख्याल से इस चीज़ को आप समझ भी गए होंगे कि हेबर मेथड से अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक होता है, और जो Fe होता है उत्प्रेरक, जो Fe है वो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना जरूरत नहीं है। Fe क्या है? एक पॉजिटिव उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। आप चाह रहे हो तो यहाँ पे लिख देना नीचे कि Fe क्या है भैया? Fe क्या चीज़ है? Fe पॉजिटिव कैटेलाइज्ड है। Fe पॉजिटिव, ठीक है, कैटेलाइज्ड है। ठीक है, जो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है, जो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। वेग क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ओके सर, ओके। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है हमारा? दूसरे नंबर पर आता है निगेटिव मतलब ऋणात्मक, निगेटिव कैटेलाइज्ड। चलिए साहब, अच्छा बेटा इसमें क्या होता है कि अब देखो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनका वेग बहुत ज़्यादा होता है, इतना तेज़ होता है बस पलक झपकते रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं का वेग आपको कम करने की ज़रूरत पड़ती है कि यार वेग को कैसे कम किया जाए।
तो जिन पदार्थों को आप यूज़ करोगे बेग को कम करने के लिए, वही हमारे क्या होंगे, नेगेटिव कैटेलाइज्ड होंगे। यानी कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया का बेग कम कर देते हैं नेगेटिव कैटेलाइज्ड कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। आप लिख सकते हो कि यार ऐसे पदार्थ, ठीक है सर, ऐसे पदार्थ, ओके ओके ओके, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया का बेग, अभिक्रिया का बेग, ठीक है सर, जो अभिक्रिया का बेग क्या कर देते हैं बेटे, बेग कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, नेगेटिव, ठीक है, कैटेलाइज्ड कहते हैं, नेगेटिव कैटेलाइज्ड कहते हैं। तथा इस घटना को यहाँ लिख दे जाऊँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तथा इस घटना को हम क्या बोलते हैं बेटे, तथा इस घटना को नेगेटिव कैटेलाइसिस कहते हैं, नेगेटिव कैटेलाइसिस कहते हैं। ओके सर, हो गया काम, ठीक है। एग्जाम्पल लिखवा दें, ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ मैं, चलो डायरेक्ट लिखवा दूँ बाद में एग्जाम्पल। क्या लिखोगे आप एग्जाम्पल में, अरे सरल लिखवा दो। देखो एग्जाम्पल में होता है क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, का नाम सुना आपने, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो बेटा एक लाइन पे ज़रा फोकस करना ठीक से। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3 होता है। कहाँ यूज़ होता है, यूज़ करना मत, पर पता होना चाहिए इसका यूज़ कहाँ होता है। अच्छा बताओ कहाँ यूज़ होता है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का बेहोश करने में यूज़ होता है। पहले चलता था, लेकिन आज के जैसे रुमाल पे अपना मूवी में देखा होगा, बहुत सारी मूवी आ रही हैं आजकल, उनमें क्लोरोफॉर्म पे एक पदार्थ छिड़का और सुंघाया और व्यक्ति बेहोश, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का यूज़ पहले होता था, लेकिन आज तो भैया ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि इससे भी बड़ी चीज़ें आ गई हैं आजकल। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म पकड़ो CHCl3 और प्लस इसका करवा दो ऑक्सीडेशन। लो साहब, चलिए करवा दे रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ COCl3, एक विषैली गैस बनती है फॉस्जीन, COCl2, और यहाँ से HCl क्या होगा, बाहर हो जाएगा। उसको बोला जाता है फॉस्जीन। क्या बोलते हैं बेटे इसको हम, फॉस्जीन। एक विषैली गैस बनती है फॉस्जीन। तो यहाँ पर जो कैटेलाइज्ड होता है ना मेरे दोस्तों, जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो कहाँ, वो क्या चीज़ है, वो ये होता है, इसको बोलते हैं एल्कोहल। थोड़ी सी मात्रा में एल्कोहल मिला दिया जाता है। यानी कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होने पर एक विषैली गैस फॉस्जीन बनती है। अब भैया एक विषैली गैस बोतल के भीतर बन गई, अब व्यक्ति को जब सुंघाओगे तो सुंघाने से पहले ही वो मर जाएगा, दूसरा सुंघाओगे और बेहोश होने से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक विषैली गैस होती है जो इंसान को मार भी सकती है। तो इस यानी कि इस फॉस्जीन को बनने से रोकने के लिए थोड़ी सी मात्रा में एल्कोहल मिला दिया जाता है। एल्कोहल जो है वो रिएक्शन को बिल्कुल स्लो कर देता है, यानी कि फॉस्जीन गैस बनने को बिल्कुल नगण्य कर देता है, ऐसे मान लो। तो एल्कोहल जो है वो बेटा क्या है यहाँ पे, एल्कोहल एक नेगेटिव कैटेलाइज्ड है। क्या, एक नेगेटिव, ठीक है सर, एक नेगेटिव कैटेलाइज्ड है। एल्कोहल एक नेगेटिव कैटेलाइज्ड है जो अभिक्रिया के बेग को, ठीक है सर, जो अभिक्रिया के बेग को, एल्कोहल एक नेगेटिव कैटेलाइज्ड है जो अभिक्रिया के बेग को स्लो कर देता है, यानी कम कर देता है, मंद कर देता है, कम कर देता है। ओके सर, ओके, अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया चीज़ है नहीं? अरे ऐसी चीज़ बढ़िया होती है, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है सर, एग्जाम्पल हो गया। अच्छा तीसरा कौन सा आ गया मेरे पास, 4 प्रकार के लिखवाए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा होता है ऑटो कैटेलाइज्ड। अच्छा अब ऑटो भी आ गया, ऐसे आ जाए, ऑटो कैटेलाइज्ड। अच्छा बेटा अब ये क्या होता है, ऑटो कैटेलाइज्ड क्या होते हैं? अब ऑटो कैटेलाइज्ड, अरे बहुत बढ़िया होते हैं भैया। ऑटो कैटेलाइज्ड यानी कि जब अभिक्रिया में स्वयं उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसी हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटेलाइज्ड कहते हैं। इस घटना को ऑटो कैटेलाइसिस कहते हैं। यानी कि जब अभिक्रिया में, जब रिएक्शन में, ठीक है, लाइन पे फोकस करें, जब रिएक्शन में स्वयं उत्पाद ही, स्वयं प्रोडक्ट ही, ठीक है बेटे, स्वयं उत्पाद ही, प्रोडक्ट ही क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है,
ठीक है, लाइन पे फोकस करें। यानी कि जब रिएक्शन में स्वयं उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे ऑटो कैटेलाइज्ड कहते हैं, उसे ऑटो कैटेलाइज्ड कहते हैं। ठीक है सर, ऑटो कैटेलाइज्ड कहते हैं। तथा इस घटना को हम क्या बोलते हैं भैया, तथा इस घटना को ऑटो कैटेलाइसिस कहते हैं, ऑटो कैटेलाइज्ड सिस कहते हैं, कैटेलाइसिस कहते हैं। लो साहब, ये भी परिभाषा बन के तैयार हो गई। एग्जाम्पल लिखवा दें, चलिए एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ मैं। एथिल एसीटेट का जल अपघटन, फोकस करें लाइन पर। एथिल एसीटेट का एग्जाम्पल लिखना है यार। चलिए, एथिल एसीटेट का, ओके सर, एथिल एसीटेट का जल अपघटन कर दो बेटे जरा, आज इसका जल अपघटन करवा दो, अभी करवाते हैं, सबर रखो जरा। देखो सबसे पहले पकड़ो एथिल एसीटेट CH3CO CO C2H5। जब इसका आप करवाओगे जल अपघटन H2O के साथ में, ठीक है, तो क्या होगा, देखो क्या बनेगा, एक H यहाँ डाल दो तो ये बन जाएगा CH3COOH एसिटिक अम्ल बन जाएगा, और प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, तो जो ये एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड जो आपको ये भैया एसिटिक एसिड दिखाई दे रहा है, यही एसिटिक एसिड जो होता है ना आग लगा देता है, और ऐसी आग लगा देता है कि बुझा भी नहीं पाओगे आप इस चीज़ को। और ये जो मेरे पास तुम्हें दिखाई दे रहा है एसिटिक एसिड, और यही क्या है आपका कैटेलाइज्ड होता है, इसको बोला जाता है ऑटो कैटेलाइज्ड। अच्छा मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए साहब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लाइन पे फोकस करना है ठीक से। लो साहब मैंने इसको इरेज कर दिया, कर तो दिया सर आपने इरेज, बहुत बढ़िया सर। चलिए इसे भी हटा दो, जब कर दिया तो इतना ओके, स्क्रीनशॉट लेते जाना इसका भैया। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि जो CH3COOH है, CH3COOH एक ऑटो कैटेलाइज्ड है, एक ऑटो क्या बेटा ये कैटेलाइज्ड है, ऑटो कैटेलाइज्ड होता है। ओके सर ओके, CH3COOH एक ऑटो कैटेलाइज्ड होता है। तो ये ऑटो कैटेलाइज्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि जब अभिक्रिया में स्वयं उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटेलाइज्ड कहते हैं, है ना। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस घटना को ऑटो कैटेलाइसिस कहते हैं। अच्छा एक 4th नंबर और रह गया, छोटा सा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला, इंड्यूस्ड। ओके सर, इंड्यूस्ड कैटेलाइज्ड। ओके ये और रह गया, इंड्यूस्ड कैटेलाइज्ड। अब यार ये इंड्यूस्ड कैटेलाइज्ड क्या होता है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाती है, बढ़ा भी सकती है, जरूरी नहीं कि बढ़ाए। जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कैटेलाइज्ड कहते हैं, और इस घटना को हम इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल पहले चलो थ्योरी लिखवा दूं मैं, समझ जाओगे आराम से, बड़ी इजी है यार, ये तो कुछ भी ना है। जब एक रासायनिक अभिक्रिया, जब एक रिएक्शन, ठीक है, REACTION, जब एक रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन का, किसी दूसरी रिएक्शन का वेग क्या करती है बेटे, परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है। जब रिएक्शन, अरे यार जब एक रिएक्शन किसी दूसरे रिएक्शन का वेग परिवर्तित करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे इंड्यूस्ड कैटेलाइज्ड कहते हैं। ठीक है सर, इंड्यूस्ड कैटेलाइज्ड कहते हैं। तथा इस घटना को हम क्या बोलते हैं, तथा इस घटना को इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस कहते हैं, कैटेलाइसिस कहते हैं। ओके ओके भैया, चलिए देखते हैं, करवा दे एग्जाम्पल, समझ जाओगे। एग्जाम्पल बड़ा ज़रूरी है इसका, क्योंकि भैया ये बहुत चीज़ है। देखो ये है मेरे पास सोडियम सल्फाइड, और सोडियम सल्फाइड का जब आप ऑक्सीकरण करोगे ना मेरे दोस्त एयर में, वायु में, तो यहाँ 2 लगा के, तो इसका तो हो जाता है सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है सोडियम सल्फेट में। लेकिन अगर मेरा भैया ये Na3 लोगे, ASO3, इसका नाम है सोडियम आर्सेनाइड। क्या नाम है बेटा इसका, सोडियम आर्सेनाइड, याद कर लो ठीक से, आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड। यह सोडियम सल्फाइड और यह सोडियम आर्सेनाइड, हाँ आर्सेनाइड ही होता है यार ये।
प्लस करो उसका ऑक्सीकरण तो नो रिएक्शन, वो भी काय में, एयर में, क्या होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है सोडियम सल्फेट में, लेकिन सोडियम आर्सेनाइट ही होता है, ये आर्सेनाइड नहीं, आर्सेनाइट होता है। सोडियम आर्सेनाइट का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दोगे तो सोडियम आर्सेनाइट का भी ऑक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि यह वाली रिएक्शन इसके वेग को बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, मिला दो भैया, इन दोनों को मिला दें, चलिए साहब मिला दे रहा हूँ मैं। देखिए Na2SO3 प्लस Na2 Na3ASO3 और प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है, मिला दो भैया, कर दो रिएक्शन, चलिए साहब कर दे रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और ये हो जाएगा सोडियम आर्सेनेट Na2ASO4, ठीक है, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ डाल दिया, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ डाल दिया। तो जो ये वाली रिएक्शन थी Na2SO3 ने Na3ASO3 को प्रेरित करा होने के लिए, मतलब यहाँ मैं लिख दे जाऊँ कि यार इस सोडियम सल्फाइड का, इस सोडियम Na2SO3 का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, हो गया भैया, हो जाता है, परंतु सोडियम सल्फाइड Na3ASO4 का ऑक्सीडेशन नहीं होता, नहीं होता है। जब दोनों रिएक्शन को, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, जब दोनों रिएक्शंस को मिला दिया जाता है तो सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3 का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो भैया कैटेलाइस्ट हमारे 4 प्रकार के फाइनल हो गए, नहीं हो गए? अच्छा, 2 चीज़ और पढ़ते हैं, कैटेलाइस्ट प्रोमोटर्स और कैटेलाइस्ट पॉइजन, ठीक है, ये 2 चीज़ें और पढ़ा दूँ। पहले यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिया होगा, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। 2 नंबर में आपसे अलग से ही पूछ सकता है ये, तो इसलिए पूरा टॉपिक ही क्लियर कर लो बढ़िया करके। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा भैया इस चीज़ का। अब डाल देता हूँ मैं हेडिंग, अलग से डालता हूँ, ठीक है, ये हेडिंग अलग से है, न्यू हेडिंग कैटेलाइस्ट प्रोमोटर। बेचारे कभी छूट जाएंगे, पेपर में आ जाते हैं कैटेलाइस्ट प्रोमोटर्स, इसलिए इनको यही करवा दे रहा हूँ, प्रोमोटर्स, ओके। अच्छा, होते क्या हैं, इसको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। देखो यार, जब आप लगातार काम करोगे ना, खेत में लगातार काम करोगे या लगातार आप पढ़ोगे या जहाँ भी आप वर्क करते हो, तो आप थक जाते हो। थकने के बाद आपकी जो रिएक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता, वो कम हो जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। अब आपको करना क्या पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, यानी कि अपने अंदर ताकत लगाने के लिए खाना खाना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ होती है। अब हेबर विधि में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनती है, उसमें Fe उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, यानी कि Fe जो होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है। अब उत्प्रेरक Fe जो होता है वो लगातार काम करता रहता है 24 घंटे, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होने लगती है। और उसकी रिएक्टिविटी को बनाए रखने के लिए थोड़ी सी मात्रा में मोलिब्डेनम मिला दिया जाता है, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को लगातार बढ़ाता है। समझ में आया इस पॉइंट को? तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट क्लियर करे करो यार, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। चलिए देखते हैं, फिर देखते हैं। देखो, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की, किसकी बेटे, उत्प्रेरक की, उत्प्रेरक मतलब कैटेलाइस्ट की, जो उत्प्रेरक कैटेलाइस्ट की, ठीक है, रिएक्टिविटी को, क्रियाशीलता को क्या करते हैं, ये क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, कैटेलाइस्ट प्रोमोटर कहलाता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जो कैटेलाइस्ट की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, कैटेलाइस्ट, ठीक है, प्रोमोटर्स कहलाते हैं, प्रोमोटर्स कहलाते हैं, ओके। यानी कि ऐसे पदार्थ जो कैटेलाइस्ट की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, कैटेलाइस्ट प्रोमोटर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखवा दूँ इसका मैं? हाँ सर, एग्जाम्पल लिखवा दो। देखो बेटे, देखो N2 + 3H2, ठीक है, N2 + 3H2, ओके सर, हो गया था ना। अब इसमें जो Fe होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है,
और थोड़ी सी मात्रा में मिला दो एमओ, मोलिब्डेनम, तो भैया अब जो है रिएक्शन 24 घंटे लगातार होती रहेगी, ये भी नहीं थकेगा। बोला भैया मुझे पावर मिल गई, मोलिब्डेनम से मुझे पावर मिल रही है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, आंधी टले तूफान टले, पर भैया मोलिब्डेनम ना टले। तो यहाँ क्या होता है, एमओ जो होता है मोलिब्डेनम एमओ, ठीक है, उत्प्रेरक एफई की, उत्प्रेरक एफई की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। केमिस्ट्री के पास हर चीज़ का इलाज है भाई। एफई की क्रियाशीलता यानी कि एमओ उत्प्रेरक एफई की क्रियाशीलता को बढ़ाता, अरे यार लिख दे रहा हूँ मैं, जो एमओ है, एमओ उत्प्रेरक वर्धक है, एमओ उत्प्रेरक वर्धक है, ठीक है, जो उत्प्रेरक एफई, जो उत्प्रेरक एफई की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। क्रियाशीलता को क्या करता है बेटे, ये क्रियाशीलता को बढ़ाता है। चलिए साहब, बढ़ाने दो इसको। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक और आता है कैटेलाइज्ड पॉइजन, यानी कि उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष यानी कि एंटी कैटेलाइज्ड। उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, वही उत्प्रेरक विष होते हैं। चलो मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी फास्टली, ऐसे पदार्थ, ठीक है बेटे, ऐसे पदार्थ जो किसकी, जो कैटेलाइज्ड की, जो कैटेलाइज्ड की क्रियाशीलता को, कैटेलाइज्ड की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कैटेलाइज्ड की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, कैटेलाइज्ड पॉइजन कहलाते हैं, पॉइजन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल, अगर आप संपर्क विधि लोगे ना, संपर्क विधि में, संपर्क विधि में क्या होता है कि 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस O2, और भैया यहाँ पर होता है प्लेटिनम उत्प्रेरक Pt, और बनता है मेरे पास वो SO2 होता है, यहाँ 2SO2 होता है प्लस O2 प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनता है 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो अगर तुम मिला दोगे ना आर्सेनिक सल्फाइड AsH3, तो AsH3 यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है वो एक उत्प्रेरक विष होता है, जो उत्प्रेरक प्लेटिनम यानी कि उत्प्रेरक Pt की क्रियाशीलता को कम कर देता है। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि AH2S3 क्या है, एक कैटेलाइज्ड पॉइजन है, कैटेलाइज्ड पॉइजन है, ठीक है, जो Pt की क्रियाशीलता को, जो Pt की क्रियाशीलता को कम कर देता है, कम कर देता है, ठीक है बेटा, ये होता है। तो AH2S3 यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड एक कैटेलाइज्ड पॉइजन है जो प्लेटिनम Pt की क्रियाशीलता को कम कर देता है। तो भैया इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया, कैटेलाइज्ड क्या होते हैं, कैटेलाइसिस क्या होता है, और वो कितने प्रकार का होता है, कैटेलाइज्ड प्रोमोटर्स एंड कैटेलाइज्ड प्रोमोटर्स एंड कैटेलाइज्ड पॉइजन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एंजाइम कैटेलाइसिस क्या होता है और उसकी मैकेनिज्म सबका सब देखेंगे, ठीक है। तो पहले इस टॉपिक को बढ़िया करके तैयार कर लो, लिख के याद करो, पेपर में पूछा जाता है और बिल्कुल ईजी है। वेग बढ़ा देता है, पॉजिटिव घटा देता है, नेगेटिव स्वयं उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, ऑटो हो गया, एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है, वो इंड्यूस्ड हो गई। अब उत्प्रेरक क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं, प्रोमोटर्स घटा देते हैं, वो तुम्हारे पास पॉइजन हो गए यानी कि कैटेलाइज्ड पॉइजन हो गए। तो सिंपल सी बात है, आराम से इस लेक्चर को कवर कर लोगे तो बढ़िया करके कवर करो, याद करो ठीक से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।